हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको काइनेमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी चैप्टर के जो प्रॉपर नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी इस चैनल पे आपको क्लास 11 से रिलेटेड सभी मटेरियल मिल जाएगा, पीसीएम से रिलेटेड। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में सारे जो भी हम जब भी एफबीडी बनाएंगे, कोई भी डायग्राम बनाएंगे, तो एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट लेंगे। हो सकता है वो कोई आदमी हो सकता है वो कोई गाड़ी हो सकता है कोई वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, लेकिन हम उसको सिर्फ पॉइंट साइज मानेंगे और बोलेंगे कि ये अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसे चल रहा है। अगर एक आदमी ऐसे चल रहा है तो कभी भी हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम उसको एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो होता क्या है, ये जैसे है हमारी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये तो 10th तक सभी ने पढ़ी है। अब एक जो जेड एक्सिस होती है जो कि हमारे प्लेन के बाहर या अंदर होती है। मान लीजिए इस पेपर के बाहर एक तो ये हो गई एक्स ऐसे, एक हो गई वाई ऐसे। जो जेड एक्सिस है वो पे है इसके बाहर, तो उसको हम बाहर तो बना नहीं सकते, तो उसको हम ऐसे बना देते हैं, जो कि हो जाती है हमारी जेड एक्सिस। और ये हो जाता है हमारा ओरिजिन ओ। अब यहाँ से अगर कोई पॉइंट जा रहा है मेरा पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है कुछ एक्स वाई जेड, तो उसको हम इसके किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे हम कभी भी एक गाड़ी चलती हुई देखते हैं तो सड़क पे देखते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और एक गाड़ी यहाँ से ऐसे चलती हुई है और ऐसे चली गई, तो हमें दिखी ना कि चल रही है साथ साथ। लेकिन मान लीजिए अगर हम सेम गाड़ी में साथ में चल रहे हैं, ये भी यहीं चल रही है, ये भी यहीं चल रही है, तो ऐसा लगता है साथ में चल रही है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे देख रहे हैं। तो ये दो छोटी बातें होती हैं जिनको हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, आगे के टॉपिक्स पढ़ने से पहले। अब हम आगे बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वैसे आपको फ़र्क पता ही होएगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है, ये जो चीज़ है डिस्टेंस, इसमें हम देखते हैं एक्चुअल पाथ क्या है कि किस रास्ते से गई है। और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। यहाँ से ए से पहले सी गए, फिर सी से बी गए, पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए। इस केस में जो मेरी डिस्टेंस है वो क्या है, ए सी प्लस सी बी, ये मेरी डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। इन सब की जो डेफिनेशन वगैरह है वो नोट्स में वहाँ पे आपको सब मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको समझाने वाला सारा टॉपिक कर रहा हूँ। तो ए से बी जब हम डायरेक्ट यहाँ से जोड़े तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ ए बी, ठीक है। तो और एक बात हमें और पता लग जाती है इससे, जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज़्यादा हो सकती है, इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से। बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए ये हमारी यही डिस्टेंस थी, ए से भी ऐसे ही गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी ये, डिस्टेंस भी है, इसलिए नीचे इक्वल टू का साइन भी है ना। तो कभी भी हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकती डिस्टेंस से। इन दोनों में एक और जो डिफरेंस है वो ये है कि डिस्टेंस जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसके फ़र्क पड़ता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना पड़ता है। तो अब मान लीजिए एक पॉइंट है ए से बी, यहाँ की डिस्टेंस है कुछ 10 मीटर। पहले ये गया ए से बी, फिर वापस आ गया बी से ए। तो इस केस में इसकी डिस्टेंस जो थी वो हो गई 20 मीटर, क्योंकि पहले ए से बी गया फिर बी से ए आया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो देगी 0, क्योंकि वो ए पे था और ए पे वापस आ गया। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है स्पीड। देखिए, स्पीड तो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, ठीक है। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, एक बार को अगर हम देखना चाहें तो होता है रेट ऑफ
change of position of an object, rate of change of position of an object with respect to time। ठीक है, तो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, वो आप जानते ही होंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो होती है मीटर पर सेकंड, और ये कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ हमें इसमें मैग्नीट्यूड से फ़र्क पड़ता है, इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते, इसलिए हमने डिस्टेंस ली है। अगर हम वेलोसिटी लेंगे जब आगे चल के, तो उसमें हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो स्पीड कितने टाइप की होती है वो भी देख लेते हैं। एक तो होती है हमारी यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म में क्या होता है, हमारी एक कॉन्स्टेंट स्पीड से, मान लीजिए एक्स-टी ग्राफ एक बनाना है, तो मेरी ये यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे बढ़ती चली जा रही है। फिर एक हो जाती है हमारी वेरिएबल, या इसको हम नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। इसका अगर एक्स टी ग्राफ बनाए तो ये कुछ ऐसा सा भी जा सकता है। ठीक है, एक्स टी ग्राफ यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे पोजीशन कुछ है, कहीं पे कुछ है, सेम रेट से इंक्रीज़ नहीं हो रही है। फिर अगर हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करें, एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये जैसे हमने लिखा था डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, उसमें हो जाता हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है। अब जो 11th क्लास में हमारा एक नया टर्म आता है, जो कि है मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको एक बार देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा, इसको स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब उसमें कह रहे हैं जो डेल्टा d क्वांटिटी है, देखिए डेल्टा x मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई पोजीशन मेरी x2 और यहाँ पे कोई पोजीशन है x1, और ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा x। तो बेसिकली डेल्टा x क्या हो गया मेरा, x2 माइनस x1। ठीक है, वैसे ही हमारा डेल्टा टाइम भी हम ऐसे ही लिख देते हैं t2 माइनस t1, लेकिन ये डेल्टा t है, ज़ीरो नहीं है, टेंड्स टू 0 है। इस एरो का मतलब होता है टेंड्स टू, तो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के आस मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है, हो सकता है 0.01 हो, मतलब बहुत इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर मतलब 1 सेकंड से भी छोटी क्वांटिटी पे हमारी इंस्टेंटेनियस, उसी इंस्टेंट पे क्या स्पीड होएगी वो हम देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड उसको ऐसे लिखते हैं, और इसको एक और लिखने का ऐसे तरीका होता है dx बाई dt। ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन का। dx मतलब बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, इसको मैं बहुत बारीकी से एकदम काट दूं, इतना छोटा कोई टुकड़ा ले लूं, तो ये मेरा टाइम हो जाएगा dt, और ये जो है मेरा ये क्या हो जाएगा dx। तो अगर मैं dx बाई dt करूँगा तो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी v इज इक्वल टू dx बाई dt। ये हमारा कैलकुलस से फॉर्मूला आ जाता है, कैलकुलस का पार्ट है। आपको हो सकता है अभी ना आता हो स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपको ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाएगा। अभी मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें आपको ये सारा समझ आ सकता है। अब हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है वेलोसिटी। तो हमने स्पीड पढ़ लिया, अब वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी स्पीड से एकदम मतलब सिमिलर है, बस इसमें क्या, जो भी हमने स्पीड की डेफिनेशन लिखी थी विद डायरेक्शन इसमें देखनी है हमें, डायरेक्शन के साथ होता है। तो अगर मैं जब भी बोलूँ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। और अगर मैं कह दूँ थोड़ी देर बाद मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो अब बताइए क्या कुछ वेलोसिटी चेंज हुई मेरी? भाई आप बोलोगे नहीं हुई, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड यहाँ भी थी, मतलब वेलोसिटी यहाँ भी थी, और 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है हमारी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन हम देखते हैं, तो इस टाइम ये जा रही थी इस डायरेक्शन में, अभी ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ है ना, क्योंकि वेलोसिटी की दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसलिए हमारा चेंज हुआ है। इसलिए वेलोसिटी का देख लीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब हम वेलोसिटी लिखते हैं तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके ऊपर हम एक एरो डाल देते हैं। ये क्या है हमारा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है,
तो बस यही बात है वेलोसिटी में। वेलोसिटी के भी सेम वही होते हैं कि एक तो हो गई हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर हो गई एक वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे जा रहा है और सीधा सीधा एक्स टी जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होएगा इसमें सीधा सीधा होएगा। और इसमें हो सकता है कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, तो ये हमारी वेरिएबल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ अब इसमें एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो वी एवरेज भी ऐसे निकाल लिया जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे निकल आता है। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें भी हमारा सेम ही होता है। बस हम क्या लिख देते हैं इसमें, बस सेम स्पीड की तरह लिखते हैं, बस एक एरो आ जाता है ऊपर यहाँ पे, और इसको लिख देते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, ये वेलोसिटी में क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसलिए एक एरो डाल देंगे ऊपर, और ये क्या हो गया डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो हमारा यही फार्मूला होता है। इनकेस कभी आपको वेलोसिटी जो है टाइम्स के टर्म्स में दी गई है, तो इसका एक फार्मूला हो जाएगा हमारा वी एवरेज इज इक्वल टू वी टी इंटू डी टी। ये थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन इसलिए आना चाहिए, जब भी हम कोई भी छोटी सी क्वांटिटी होती है डी टी को, तो उसको हम टी बोल देते हैं। मैंने एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का अलग से वीडियो बना दूंगा, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, ताकि आप बेसिक उसका समझ सकें और क्लास 11th में जितना भी यूज़ होना है वो आप यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा होता है वेलोसिटी का। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारा हो जाता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इसके भी वही सिमिलर टाइप्स होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। इसमें एक हो जाता है हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब अगर हम वी टी ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रेट। फिर एक होता है हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसको आप नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारा कुछ यूनिफॉर्म नहीं है, हो सकता है वेलोसिटी कभी ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए। ठीक है, फिर एक हो जाता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, उसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस टी वन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेरी कुछ वेलोसिटी v2 थी टाइम t2 पे, और यहाँ पे कुछ मेरी v1 थी t1 पे, तो मैंने एवरेज निकालना है इन दोनों के बीच का, तो v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस टी1 कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। फिर हम बात कर लेते हैं, अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये, इसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इसका एक नया फार्मूला निकल कर आता है। ठीक है, तो देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा, वैसे इसमें भी लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको ऐसे लगा देंगे डी वी बाई डी टी, है ना, डी वी बाई डी टी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ वी, हमने पीछे क्या पढ़ा था, क्या होता है डी एक्स बाई डी टी। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैंने क्या करा, ये जो v की जगह ना डी एक्स बाई डी टी डाल देता हूँ। तो मैंने क्या करा, a इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स बाई डी टी एक बार फिर से कर देते हैं, और डी टी यहाँ कर देंगे। तो अब इसको क्या कर रहे हैं हम, डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डबल डिफ्रेंशिएशन करके इसको ऐसे लिख देंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक और फार्मूला, एक तो हमने डी वी बाई डी टी पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब एक और फार्मूला जो हमारा होता है, वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वैलिड होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारा ए जो है वो क्या होएगा, कांस्टेंट, एक ही चीज़ रहेगी। और अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ज़ीरो, मतलब ए डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, क्या मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, भाई डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ।
इसको मैं कहता हूँ थोड़ा सा ना चेंज करके लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ dv/dx और यहाँ लिख देता हूँ dx/dt इंटू dx/dt। अब ये टर्म पता है मुझे क्या हो जाएगी v, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ v dv/dx। तो ये एक और फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया है एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन करा दूंगा कैलकुलस मेथड, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड से, और ग्राफिकल मेथड का ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी छोड़ दूंगा। बाकी डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।